डियर फ्रेंड्स, आप सभी दोस्तों का ध्रुवा स्टाइल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आप सभी को बताना चाहेंगे इस चैनल पर बीएड से रिलेटेड हर टॉपिक कवर कर दिया गया है और जो बचा है वो भी कवर कुछ दिनों में कर दिया जाएगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है इस लेक्चर का इस्तेमाल सिर्फ नोट्स बनाने और अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप्ड करने के उद्देश्य से ही देखें, क्योंकि हम नहीं चाहते भविष्य में बनने वाले टीचर सिर्फ क्वालिफाई होकर बने। आप में बच्चों को नई दिशा देने की समझ विकसित हो, इसलिए आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। आप टेलीग्राम ज्वाइन कर हर टॉपिक को ध्यानपूर्वक और अच्छे से पढ़ लें, ताकि आने वाला कल जो है वो बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सके। अगर आप मेरे लिए कुछ करना चाहते हैं तो आप लेक्चर को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। तो चलिए अब आज के टॉपिक के ओर ध्यान देते हैं। आज का टॉपिक है ग्रुप लर्निंग, समूह अधिगम। ये जो है समूह अधिगम का जो अर्थ होता है उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि ग्रुप लर्निंग में समूह अधिगम में क्या क्या किस प्रकार से क्या चीज़ होता है। ये बीएड का इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये इनसे कई बार एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, प्रश्न आते हैं। आपको ये पढ़ के और जान के मेरा बिलीव है कि आप अधिक से अधिक क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं। अधिगम का अर्थ। समूह अधिगम एक प्रभावी कक्षा पद्धति है जिसके द्वारा अधिगम सीमित संख्या में प्रतिभागियों के बीच होता है। प्रत्येक समूह में 5 से 8 की संख्या में प्रतिभागी मौजूद होते हैं। जैसा कि आपको पता है कि ग्रुप मतलब होता है एक समूह जिसमें कि हर समूह में 5 से 8 व्यक्ति की संख्या होती है, बच्चों की संख्या होता है। अगर इस ग्रुप में इस तरह के समूह बना के बच्चों को पढ़ाया जाए, डिस्कस किया जाए तो बच्चे बहुत कुछ सीखेंगे। इनके बारे में हम बहुत डिटेल से आगे पढ़ेंगे और जानेंगे किस तरह से ग्रुप लर्निंग में क्या क्या प्रकार है, किस तरह से बच्चे पढ़ते हैं और सीखते हैं, उनके बारे में देखेंगे। तो आगे का पॉइंट देखते हैं। समूह बनाने में सबसे महत्वपूर्ण बात यह सुनिश्चित करना है कि एक समूह में छात्र आराम से एक साथ काम करने में सक्षम हो और आपस में बातचीत एवं विचार विमर्श करें। ऐसा समूह बनाना चाहिए, ये बात जो बोल रहे हैं ये पॉइंट में कि ऐसा समूह बनाना चाहिए जिससे कि आराम से छात्र एक दूसरे से बात कर सके, अपनी बात को रख सके और दूसरे का बात को सुन सके। ऐसा नहीं कि बहुत सारा बना दिए, बहुत बड़ा ग्रुप बना दिया और हर ग्रुप में बच्चों की संख्या बढ़ा दी जाए तो उसमें जो होगा बातचीत विचार विमर्श नहीं हो पाएगा और हल्ला होगा और हानि होगा उस ग्रुप से। तो ग्रुप ऐसा बनना चाहिए जिसमें कि बच्चे एक दूसरे से बातचीत कर सके और विचार विमर्श कर सके। नेक्स्ट पॉइंट। अध्यापक को या शिक्षक के रूप में छात्रों को ये समझाने की ज़रूरत है कि समूह में प्रभावी ढंग से कैसे काम किया जाए। आपको छात्रों को सार्थक और उत्पादक तरीके से एक साथ काम करने की भी आवश्यकता है। एक अध्यापक और एक टीचर जो होता है वो छात्रों को समझाने की ज़रूरत होती है कि समूह में किस तरह से काम किया जाए, जो उनका जो निष्कर्ष या उनका जो फल हो वो सार्थक हो और प्रभाव एंड क्रियाशील हो। इस तरह बताने का ज़रूरत पड़ती है शिक्षकों को। छात्र एक दूसरे से बातचीत करते हैं और आपस में मिलकर सीखते हैं। मैंने जैसा कि पहले कहा, अगर ग्रुप लर्निंग होगा तो उसमें क्या होगा, छात्र एक दूसरे से बातचीत करेंगे और आपस में मिल बांट के ही सीखते जाएंगे। यह विचारों को साझा करने के लिए एक सुरक्षित वातावरण प्रदान करता है। अगर ग्रुप लर्निंग है तो इसमें क्या करता है कि अगर ग्रुप लर्निंग से बच्चों को सिखाते हैं, पढ़ाते हैं तो उसमें जो है हर बच्चा बिना झिझक के एक दूसरे से बातचीत करते हैं और साझा करते हैं अपने हर बात को। तो यही पॉइंट है कि विचारों को साझा करने के लिए एक सुरक्षित वातावरण प्रदान करता है कौन? ग्रुप लर्निंग, समूह अधिगम। नेक्स्ट। सीखने, तर्क वितर्क और समस्या को हल करना आदि कौशलों के सीखने के अवसर प्रदान करता है। ग्रुप लर्निंग जो होता है क्या क्या ये जो है ग्रुप लर्निंग की क्या क्या विशेषता है, ग्रुप लर्निंग से क्या क्या फ़ायदा होने वाली है, उसके पॉइंट पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो उसी में एक पॉइंट है सीखने, तर्क वितर्क और समस्या को हल करना आदि कौशलों को सीखने के अवसर प्रदान करता है कौन? ग्रुप लर्निंग। छात्र व्यक्तित्व विभिन्नताओं का सम्मान करना सीखता है, इसमें कि किस तरह व्यक्तित्व का सम्मान हो और विभिन्न जगहों पर विभिन्न व्यक्तियों से मिलने के बाद किस तरह उनसे बात किया जाए। छात्रों को उनको संचार कौशल में सुधार करने में मदद मिलता है, वह दूसरे से बातचीत करने में किस तरह से बातचीत करे और अपने बात को रख पाए, तो उसके कौशलों में सुधार होता है ग्रुप लर्निंग से।
नेतृत्व कौशल को प्रोत्साहित करता है, किस तरह सभी के बीच में बैठ के अपनी बात को रखें, नेतृत्व करें, सभी बच्चों को साथ में लेकर, वो भी इसको प्रोत्साहित करता है। आत्मविश्वास को विकसित करता है तथा प्रेरणा को बढ़ाता है। सबसे बहुत पॉइंट, ये जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है वो बच्चों में, या फिर बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं पढ़ने जानते हैं, इंटेलिजेंट है, लेकिन अगर उनको 10 गो लोगों के बीच बोलने कह दिया जाए तो वो बोल नहीं पाते हैं। लेकिन अगर ग्रुप लर्निंग बच्चों को बचपन से ही सिखाया जाए तो वो 10 लोग, 20 लोग और बहुत सारे लोगों के बीच वो अपने बात को रख सकते हैं और रख पाते हैं। इससे बहुत बड़ी जो पॉइंट है, फ़ायदा जो है, ये ग्रुप लर्निंग का सबसे बड़ा फ़ायदा है। अगला पॉइंट देखते हैं, प्रिंसिपल ऑफ ग्रुप लर्निंग। इनकी क्या क्या ग्रुप लर्निंग की जो है किस तरह से प्रिंसिपल, उनके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अध्यापक 4 से 6 छात्रों का एक समूह आकार सीमित करे। एक टीचर को जो है 4 से 6 छात्रों का एक समूह बनाकर उसका आकार सीमित करें और एक समूह का एक नेता चुने। उसमें जो स्टूडेंट अच्छे कार्य को कर रहे हैं, मतलब वो ग्रुप को संचालन कर सके, ऐसा बच्चा को ढूंढे और कार्य के आधार पर नेता अलग अलग रखेंगे। जिस कार्य में जैसा नेता हो उस हिसाब से उस ग्रुप के बच्चों को एक नेता बनाकर उस ग्रुप का एक, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लास का मॉनिटर जो होता है बच्चों में, उसी तरह का उस समूह का एक नेता बने जो कार्य को अच्छे एंड सुचारू रूप से करते रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, समूह को दिया गया कार्य छात्रों की मानसिक क्षमता के अनुकूल होना चाहिए। समूह में जो दिया गया कार्य है वो छात्रों की मानसिक क्षमता का, ऐसा नहीं अब कोई कार्य ऐसा दे दिए जो बच्चों से हो ही नहीं पाए, तो समूह में जो भी कार्य दिया जाए वो मानसिक क्षमता के अनुकूल होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, स्पष्ट और सरल निर्देश दें और समय सीमा निर्धारित करें। कोई भी चीज़ उनको करने के लिए अगर बोला जाता है उस समूह को, तो उसमें समय सीमा भी निर्धारित करना आवश्यक होता है कि आपको इतने टाइम के अंदर ये काम कर लेना है। तो ये ऐसे करने के बाद बच्चे बहुत अधिक और सटीक तरीके से सीखते हैं और अपने कार्यों को करने में सफल भी होते हैं। नेक्स्ट है, समूह में प्रत्येक छात्र को एक विशिष्ट जिम्मेदारी दें। जो समूह में जितने भी छात्र हैं उसमें से प्रत्येक छात्र को एक विशिष्ट जिम्मेदारी दें जो पूरे समूह की सफलता में योगदान देगा। हर बच्चे को अगर अलग अलग कार्य देते हैं तो एक तरह से अगर हम इसको एक उदाहरण के साथ समझें तो आप जैसे कि देख सकते हैं, जब एक क्रिकेट ग्राउंड में प्लेयर्स होते हैं जिसमें 11 प्लेयर्स होते हैं, उसमें हर प्लेयर्स की अपनी एक खास जिम्मेदारी होती है कि मुझे ये जो है प्लेयर्स वो फील्डिंग बहुत अच्छा कर लेता है, कोई बॉलिंग अच्छा कर लेता है, कोई बैटिंग अच्छा कर लेता है। तो हर खिलाड़ी का जो है अपना अपना रोल है और सभी अगर ग्रुप में मिल के काम करे तो वो एक खिलाड़ी जो है क्रिकेट मैच को जिता सकता है और जीत भी जाता है। तो आप लोग देखे भी होंगे। इसी तरह से प्रत्येक बच्चे को एक विशिष्ट जिम्मेदारी दे जो पूरे समूह को सफलता में योगदान दे सके। नेक्स्ट है, समूह में प्रत्येक छात्र की भागीदारी सुनिश्चित करें कि प्रत्येक छात्र कितने काम कर रहे हैं, कितना सुनिश्चित कर पा रहा है, क्या क्या वो करने में योगदान दे रहा है। छात्रों की चर्चा को सुविधाजनक बनाने के लिए एक आरामदायक और मुक्त वातावरण प्रदान करें। उनकी चर्चा और सुविधाजनक बनाने के लिए आरामदायक और मुक्त ऐसा वातावरण हो कि हर बच्चा बढ़िया से बातचीत कर सके, किसी तरह से कोई किसी भी प्रकार का डर उनके बीच ना हो। इस तरह से उनके वातावरण का जो है प्रदान करें एक व्यवस्था को। नेक्स्ट है, समूह में छात्रों को समस्याओं को हल करने के लिए एक दूसरे की मदद करने की अनुमति दें। समूह में जब कोई छात्र को अलग अलग काम दिया जाता है तो उसमें कई छात्र ऐसे होते हैं जो काम नहीं कर पाते हैं ढंग से, तो उसमें एक तरह से अनुमति देना चाहिए टीचर को, शिक्षक को, कि अगर ये लड़का ये काम को नहीं कर पाता है तो अगर कोई दूसरा स्टूडेंट उस काम को अच्छे से कर पाते हैं या फिर करने जानते हैं तो उस बच्चे को हेल्प करें और उस बच्चे को मदद करके उनकी कार्य को करने में सफलतापूर्वक उनका योगदान दें। तो ऐसी अनुमति उस समूह में होना चाहिए टीचरों के द्वारा कि टीचर्स उतना अनुमति दे कि बच्चे एक दूसरे का मिल के एक दूसरे को हेल्प करके कार्य को संपन्न करें। नेक्स्ट पॉइंट है, छात्रों का समूहीकरण। छात्रों का समूहन मुख्य रूप से 4 प्रकार के हो सकता है। पहला जो है क्षमता के द्वारा समूह, जो बच्चा है जितना क्षमता है जितने बच्चों में उस तरह से समूह बना सकते हैं। दूसरा है रुचि द्वारा समूहकरण, जिस बच्चा को जिस चीज़ में रुचि है, जैसे कि कोई बच्चा को पढ़ने में मन लगता है, किसी बच्चा को खेलने में मन लगता है, जिस चीज़ में जिस बच्चे को रुचि है उसका समूहकरण कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे जिसको पेंटिंग पसंद है, किसी को है कि वो राइटिंग स्किल उनका अच्छा है, लिखने का कला जो उनमें बहुत अच्छी है, तो उस तरह का समूह बना रुचि के अनुसार। दूसरा है विकल्प द्वारा समूहकरण,
विकल्प के माध्यम से भी समूह बना सकते हैं। एक रैंडम ग्रुप किसी को मिला दिए, मिला जुला के एक ग्रुप बना दिए। एक इस तरह से भी समूहकरण बनाया जा सकता है। रैंडम मतलब ऐसा ग्रुप बनाए जो कि सब बच्चा हर कार्य को कर सकता है, ऐसा ग्रुप बनना चाहिए। तो पहला देखते हैं क्षमता द्वारा समूहकरण, जिसके बारे में हम लोग ऐसे डिस्कस कर लिए हैं, लेकिन अगर आपको लिखना हो पॉइंट वाइज तो इस तरह लिख सकते हैं। एबिलिटी ग्रुपिंग एक ऐसी विधि है जिसमें प्रत्येक छात्र की व्यक्तिगत रूप से क्षमता को देखा जाता है और एक समूह में एक ही क्षमता रखने वाले छात्रों के साथ समूह में रखा जाता है। जो ऐसा समूह जो जिसमें एबिलिटी एक विशेष प्रकार की और सभी बच्चों में उस तरह का एबिलिटी मौजूद हो, तो उस तरह का समूह बनाया जाता है। इसके बारे में डिस्कस किया जा रहा है। उदाहरण के लिए गणित के प्रदर्शन में सिद्ध, उच्च, औसत और निम्न क्षमता वाले छात्र हैं। 3 अलग अलग समूहों में रखा गया। आप उच्च क्षमता वाले समूह को चुनौतीपूर्ण कार्य तथा कम क्षमता समूह वाले को गणितीय अवधारणाओं और कार्यों में अपनी समझ और कौशल को मजबूत करने के लिए सरल कार्य दे सकते हैं। इसका कहने मतलब है गणित के लिए, जैसे कि गणित स्टूडेंट के लिए उसमें 3 तरह के बच्चे होते हैं। जो कि बच्चे, एक ऐसा बच्चा जो कि बहुत अच्छे तरीके से वह गणित के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा एक निम्न स्तर का होता है जिनसे कि बिल्कुल भी नहीं होता है। एक एवरेज स्टूडेंट होता है जो कि कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते नहीं। इसमें समूहकरण करके बांट दिया जाए कि जो बच्चे उच्च हैं उनमें थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन को शामिल किया जाए, जो निम्न है उस तरह से मिला जुला के फिर जाके ग्रुप में एक दूसरे से डिस्कस करके समझाया जा सके। इस तरह से आप एक दूसरे को पढ़ा सकते हैं, समझा सकते हैं। दूसरा जो पॉइंट है रुचि द्वारा समूहकरण, जिसमें इंटरेस्ट है। एक कक्षा के बारे में सोचें जहां शिक्षक एक साथ विभिन्न गतिविधियों का संचालन करने की योजना बनाता है, जैसे ड्राइंग, क्ले मॉडलिंग और ग्लास पेंटिंग। शिक्षक अपने छात्रों की रुचियों को जानता है। बिल्कुल सही बात है। जब कोई आप अगर कल टीचर बनते हैं, जब किसी विद्यालय या किसी इंस्टीट्यूट या किसी कॉलेज में आप पढ़ाने जाते हैं, तो वहाँ आप देखेंगे बच्चों को में की एक क्षमता, एक जो उनकी होती है कि आप हर स्टूडेंट को देख लेंगे किस बच्चे को किस चीज़ में रुचि ज़्यादा है, वो किससे ज़्यादा लगाव रखते हैं। तो शिक्षक छात्रों की उनकी रुचि के अनुसार विभिन्न समूह में बैठने के लिए कहता है। मतलब अगर आप उनको उनकी रुचि को अगर समझ जाते हैं, जान जाते हैं, तो उस हिसाब से उनको आप उस समूह में बैठा सकते हैं। तदनुसार छात्र स्वयं समूह बनाते हैं। एक समूह ड्राइंग में, दूसरा क्ले मॉडलिंग में और तीसरा ग्लास पेंटिंग में व्यस्त हो जाता है और प्रत्येक समूह गतिविधि को अपने दोस्त के साथ सर्वसम्मति से करता है। ऐसा तो बिल्कुल होना चाहिए। ग्रुप लर्निंग जो होता है बहुत ही अच्छा होता है। इसमें बच्चा सीखने के तरीके में बहुत ही जल्दी कोई भी चीज़ को सीख लेता है, अचीव कर लेता है। आप लोग अभी बड़े हैं और जब आप लोग किसी भी कंपटीशन का तैयारी कर रहे होंगे या फिर किसी भी चीज़, किसी भी फील्ड में होंगे, तो आप लोग देखे होंगे कि अगर कोई क्यूज के माध्यम से, ग्रुप के माध्यम से किसी चीज़ को करता है, तो वो बहुत ही आसानी से उस चीज़ को समझ पाता है और जान पाता है। आप लोग भी ऐसा ट्राई किए होंगे, अगर नहीं किए हैं तो ट्राई करके देखिए। बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा कि ग्रुप में बहुत ही ज़्यादा सीखने और करने की क्षमता होती है। वैसे आप बचपन में सुने भी होंगे कि अगर सभी कोई साथ मिल जाए तो कोई भी काम असंभव नहीं होता, हर काम कर सकता है अगर एक साथ मिल जाए तो। जिस तरह डायलॉग भी है कि अगर 5 उंगली मुट्ठी बन जाए तो वो हाथ नहीं हथौड़ा बन जाता है, और जब ये हथौड़ा पड़ता है तो। खैर इस तरह के डायलॉग आप लोग सुने होंगे और अच्छा भी लगता है कि मजबूती जो है नाम वो ग्रुप से ही होता है और ग्रुप में रहने के बाद बहुत कुछ करने और सीखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। विकल्प द्वारा समूहीकरण। छात्रों को अपने समूह की भागीदारी का चयन करने की अनुमति देना एक अन्य प्रकार का समूह है। इस तरह के समूह में छात्रों को ऐसा साथी या छात्र समूह लेने की अनुमति है जिनके साथ वे काम करने की इच्छा रखते हैं। ये जो है विकल्प द्वारा समूहकरण, इसमें क्या है कि जो छात्र अपने फ्रेंड या फिर ऐसा छात्र, इसमें विकल्प दिया जाता है आप जिसके साथ जाना चाहते हो उनके साथ रहो और मिलजुल के उस कार्य को करो। इस प्रकार के समूहकरण का लाभ यह है कि यहाँ छात्र अधिक प्रभावी ढंग से काम कर समूह बनाते हैं, क्योंकि वे अपने स्वयं के समूह भागीदारी को चुनते हैं। क्योंकि उसमें हेजिटेशन है। एक्चुअली क्या होता है, जब समूह बनाते हैं आप किसी बच्चे को किसी के साथ रख देते हैं, तो उसमें कुछ ऐसे नए बच्चे आते हैं और नए बच्चे से मिलने को मिलता है जिसके साथ थोड़ा थोड़ा हिचक होता है। वो अलग बात है कि धीरे धीरे उनके साथ फ्रेंडली हो जाते हैं बच्चे, बट जब नया नया ग्रुप बनता है तो एक दूसरे से थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करता है और थोड़ा सा उनसे
दूरी बना के रखते हैं। लेकिन अगर कोई छात्र ऑलरेडी अपने दोस्तों के साथ मिलजुल के कार्य करते हैं, जिससे वो सब दिन खेलते हैं, उनके साथ बातचीत करते हैं, तो उनके साथ एक क्या होगी कि वो बहुत ही प्रभावी ढंग से काम कर सकते हैं। ये विकल्प के माध्यम से, विकल्प द्वारा समूहकरण जो उसमें बहुत बड़ा योगदान है। दूसरा पॉइंट देखते हैं, इस तरह के समूह को मूल रूप से बेहतर समझ और बेहतर टीम वर्क के लिए जाना जाता है। देखिए सबसे बड़ा पॉइंट लिखा हुआ है, इस तरह के समूह को मूल रूप से बेहतर समझ और बेहतर टीम वर्क के लिए जाना जाता है। अब देख लेते हैं लास्ट पॉइंट जो है रैंडम ग्रुपिंग, यादृच्छिक रूप से समूह बनाना। यादृच्छिक रूप से समूह बनाना छात्रों को अन्य छात्रों से धीमा या उन्नत के रूप में लेवल करने से रोकता है। ठीक, इस प्रकार के समूहकरण का जो लाभ होता है यह है कि दोनों ही धीमे और उन्नत छात्र आपस में बातचीत करते हैं और एक दूसरे से सीखते भी हैं। ये सबसे बड़ा जो पॉइंट है इसमें, इस प्रकार के समूहकरण का लाभ यह है कि दोनों ही धीमे और उन्नत छात्र आपस में बातचीत करते हैं। इसमें जो बच्चे हैं वो एक दूसरे से बातचीत करके कुछ से कुछ नया सीखते रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, छात्र एक दूसरे की मदद करते और शर्मिंदगी के बिना अपनी त्रुटियों को सुधारते हैं। यही बात हम इतना देर से समझाना चाह रहे हैं। ग्रुप लर्निंग का सबसे बड़ा फ़ायदा जो यही है। एक्चुअली टीचर के साथ बच्चे खुल के नहीं बोल पाते हैं। आप लोग जानते भी होंगे, क्लास में जब हम लोग भी बचपन में थे तो किसी भी चीज़ को अगर नहीं समझ पाते थे, अगर टीचर एक बार बोल देता कि समझ गए, हम लोग भी हम मिला देते। एक्चुअली समझ नहीं पाते थे और डर भी लगता था, अगर सर से पूछेंगे तो सर कहीं डांट ना दे और कुछ बोल ना दे, इस वजह से कुछ बोल भी नहीं पाते। लेकिन ग्रुप लर्निंग में क्या है कि अगर आप एक साथ बैठ के एक ही उम्र और एक ही क्लास के बच्चे एक साथ पढ़ते हैं, अगर आपको नहीं आते तो उनसे आप पूछ सकते हैं, जान सकते हैं और बिना शर्माए अपनी जो त्रुटियों को उसको सुधार सकते हैं। चलिए आज का वीडियो इसी जगह समाप्त होता है, आज का लेक्चर। और आप बताइए कि कैसा लगा आज का लेक्चर। अगर अच्छे लगे तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें।